Assalamu alaikum students of grade 9. Hope you all are fine. And now today your topic is prokaryotic cells and eukaryotic cells. Okay. Now first we have to discuss about what are cells. जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था कि सेल्स जो हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये जो वर्ड आ रहा है ना कैरियोटिक या कैरियन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस ना हो, यानी जिनकी बॉडी में न्यूक्लियस यानी जिनके सेल में न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स ना हो, या प्रॉपर न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेल। जैसे आप एग्जांपल ये ले लो, ये एक सेल है, ठीक है। अब इसका सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस जो पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेल तो हो लेकिन प्रॉपर सही न्यूक्लियस ना हो, या न्यूक्लियस जो एक टाइप की मेम्ब्रेन में होता है वो मेम्ब्रेन ना हो, या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ना हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, यहाँ हमारे पास एल्गा आते हैं। ये वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक और सेल्स जो हैं वो किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिनकी बॉडी में जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इसमें सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करती है, ठीक है, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। और मल्टी सेलुलर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उसके अंदर जो है वो प्रॉपर उस सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर जो है वो पेपर में इन डेफिनेशंस की फॉर्म में आता है या डिफरेंस की फॉर्म में आता है। अब देखें यहाँ पर इसका प्रॉपर डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आप पढ़ेंगी तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। इसका बड़ा जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, मैंने आपको लास्ट टाइम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे जिसमें एक था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो इस तरह शीट की तरह बना हुआ था, इस तरह शीट की तरह बना हुआ था और इन शीट्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स थे जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ में होते हैं और साइटोप्लाज्म में हर जगह घूम रहे होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के ऊपर होते हैं, ठीक है, और वो बड़ी लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ये जैसे सेल है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डॉट सा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे प्रेजेंट होगा? यही न्यूक्लियोप्लाज्म हमें जो है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी एंजाइम्स इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ रिस्पायरेटरी एंजाइम माइक्रोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, क्योंकि जितनी भी एनर्जी, जितनी भी पावर सेल को मिलती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। इन सेल्स की साइज़ छोटी होती है, इनके यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स की एग्जांपल हैं फंजाई, एनिमल्स, प्लांट, जो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ये डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, पेपर में भी ये आता है। इसका आपको
आपका नोट्स में भी ये डिफरेंसेस आपको दिए हुए हैं, तो ये दोनों डेफिनेशन और ये डिफरेंसेस आपने नोट्स में से डेफिनेटली याद करने हैं। देन इसके बाद आपका टॉपिक है सेल डिवीज़न। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि एक पेरेंट सेल जब दो डॉटर सेल में, ये देखो ये एक पेरेंट सेल है, जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो इसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, अब सेल डिवीज़न में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसका मैं आगे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसका कुछ मैंने वर्क किया है अपने पास, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप भी इस तरह से अपने पास इसको रफ़ कॉपी में लिख के रखेंगी, ताकि जब भी आप ये माइटोसिस का टॉपिक याद करेंगी आपको ईजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैरियोकाइनेसिस होता क्या है। ठीक है, अब हमें इससे पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा माइटोसिस। माइटोसिस, अच्छा हमारे पास सेल डिवीज़न की दो टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगी जिसका नाम है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हर दफ़ा या माइटोसिस आता है या मियोसिस आता है, लेकिन मैं हर बार स्टूडेंट्स को दोनों टॉपिक याद करवाती हूँ, कोई भी नहीं छुड़वाती, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। तो हम चॉइसेस पर नहीं काम करते, हमें हमेशा सारा याद करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप माइटोसिस एक्सप्लेन करूँगी तो आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस भी प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है, इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इसलिए ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ मैंने कुछ वर्क किया है, देखें ये लिखा हुआ है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में इस वक्त हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं माइटोसिस। ठीक है, बुक में भी आपके पास ये लिखा हुआ है। अच्छा, माइटोसिस है क्या? माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। अब जैसे ये एक पेरेंट सेल है, ये किस तरह से दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीज़न हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? सेल डिवीज़न इसलिए ज़रूरी है कि सेल डिवीज़न से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। तो सेल डिवीज़न में क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में पेरेंट सेल जो है वो हमेशा दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, दो से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे जो पेरेंट में होंगे, अगर पेरेंट के पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 10 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिवाइड हुआ तो 5 इधर गए 5 इधर गए, नो, दोनों डॉटर सेल में जो है वो 10 ही क्रोमोसोम्स जाएंगे। अब आप लोग पूछेंगी कि भाई क्रोमोसोम्स हैं क्या? क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे पास हेरिडिटी मटीरियल है जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो इस तरह के धागे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आपका माइटोसिस में क्या सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। इसके बाद जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही दोनों डॉटर सेल में सेम आएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आप देखें सेल डिवीज़न में यहाँ मैंने बनाया हुआ है माइटोसिस। अब माइटोसिस की हमारे पास 2 स्टेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जब एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब एक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, ये देखें मैंने एक सेल बनाया और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आप कहेंगी कि न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होगा, नहीं, ऐसे डिवाइड नहीं होगा। न्यूक्लियस के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं और प्रॉपर इसके देखें ये स्टेजेस हैं। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीज़न के ये स्टेजेस हैं। कैरियोकाइनेसिस के न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है इसके 4 स्टेजेस हैं, जिसे आप इस तरह याद रख सकते हो, PMAT। P means prophase, second is metaphase, third is anaphase and fourth is telophase। इसको आप इस तरह इजी फॉर्म में याद रख सकते हो जिसे हम कहते हैं पेंट। ठीक है, अब इसको इस तरह याद रखेंगी
और इसके बाद आगे इसके फेजेस की एक्सप्लेनेशन मैं आपको करती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।